है। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। मैसेज तो बात की बात है, मैंने जब यहीं पे क्लास में अनाउंस कर दिया था कि आपको मार्क्स ग्रुप में जाते ही डालने हैं, तो फिर क्यों नहीं सुन के गए पूरी बात? क्यों इतनी जल्दी रहती है? बोलो। कभी कभी आते नहीं है, कभी कभी आते हैं, और जब आते हैं उस टाइम जाने की जल्दी रहती है। हाँ, आप क्या हंस रहे हो? आपने क्यों नहीं डाला? मोबाइल को मारो गोली। क्लास में आए थे कल, क्लास में अनाउंसमेंट हुई थी, सबसे पहले क्यों गए थे? तो हाँ वंश, आप बोलो, आपका क्या एक्सक्यूज है? अच्छा, शीट वाले कौन कौन थे? मनन, कृतिका, भव्य, 3 लोग। तो आप लोगों ने जो ग्रुप में मार्क्स पोस्ट किए हैं वो -1 करके किए हैं। कृतिका ने, भव्य आपने, क्यों? अब तेरे -2 होंगे क्या? -1 कर दिए थे ना शीट में। तो अब पहला काम है, घर जाते जिनने मार्क्स पोस्ट नहीं किए, जाते ही घर जाके आपने मार्क्स पोस्ट करने, नहीं तो मैं कॉल करूंगा और पापा से पूछूंगा सीधे जी इसकी शीट से देख के मुझे मार्क्स बताओ, मुझे रिजल्ट बनाना है। मैं तो चाहते ही मुझे चाहिए, नहीं तो फिर मैं कॉल करूंगा, फिर वो देख के बताएंगे तो उनकी नजर में भी आ जाएगा, वो बेहतर रहेगा। मेरे को ऐसे याद नहीं रहता, ग्रुप में पोस्ट करना, समझ गए? और जिन्होंने जिन्होंने शीट में दिया था उन्होंने उनको अपने फाइनल रिजल्ट में से -1 करके और फिर पोस्ट करना है। ठीक है, मिल गई? मनन, आपको मिल गई शीट आपकी? मनन की शीट कहाँ रख दी भाई? ये लो, आगे लोगे तो मिलेगी ना, जब मैं कह रहा हूँ आगे उठो, अपनी अपनी शीट लो, बैठिए सारे लोग। वो गेट लगाओ पीछे से, गेट लगाओ। ओके, चलिए बातें बंद। चैप्टर नंबर 15, द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर कोर्स। आपके सीरीज में 14 रहेगा, पुरानी बुक में ये 15 है, आपकी बुक में 14 है। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रोबेबिलिटी। आखिरी चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सेशन का, इसके बाद रिवीजन, वो फिर सोचेंगे, अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करें। ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इतना ज्यादा नहीं सोचना। आप प्रेजेंट अच्छा बनाते जाएं, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा, समझे? तो चैप्टर नंबर 14 इज प्रोबेबिलिटी। तो इस साल आपकी प्रोबेबिलिटी काफी इजी लेवल पे है, और मैं यूं कहूं 60 to 70% या 80% प्रोपोर्शन आपका वही है जो 9th में था। कुछ एक क्वेश्चन एडवांस हैं, उसमें भी जो बच्चे 9th में यहाँ पे पढ़ के गए हैं उनको तो वो एडवांस क्वेश्चन हमने 9th में ही करा दिए थे। लाइक एक क्वेश्चन किया था हमने, आपको अगर याद हो, 366 संडेज निकालने की, प्रॉपर सॉरी 73 संडेज निकालने की, 53, हाँ ऐसे कुछ फिगर, 53 संडेज इन ए ईयर निकालने की प्रोबेबिलिटी। वो एक्चुअली 10th का क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के कुछ एडवांस क्वेश्चन हमने 9th में कर लिए। तो आपको इस साल प्रोबेबिलिटी बड़ी सरल लगने वाली है, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप लोग फोकस ऐसे करें, कंसंट्रेशन ऐसा बिठाएंगे हमको नहीं आती, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे हाँ आपको आती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जैसा कि आप सब जानते हैं लॉजिक बेस्ड चैप्टर है। लॉजिक बेस्ड चैप्टर है, कैलकुलेशन बेस्ड इसमें इतना ज्यादा नहीं है जितना कि लॉजिक बेस्ड है। प्लस प्रेजेंटेशन, तो जिनको आती है वो अपने आप में चुनौती है, मान ले कि मुझे प्रेजेंटेशन सीखना है, और जिनको नहीं आती उनको दोनों चीज सीखनी है। ठीक है? और बेसिक्स जो हैं वैसे तो इजी बेसिक्स हैं इसके, लेकिन फिर भी और ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है, क्योंकि 11th एंड 12th में, 11th में भी थोड़ी सी लाइट है, लेकिन 12th में जो प्रोबेबिलिटी है बियॉन्ड लेवल है, बहुत अच्छी लेवल की है ना? मतलब प्रोबेबिलिटी लगता नहीं कि वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है इस लेवल का। तो ठीक है, और वहां पे वो बेसिक्स यहाँ पे जो हम सीख के जाते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस करके जाते हैं वो काम आते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दी किसका? फॉर्मिडेबल, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ये पढ़ रहे हो आप?
the theory of probabilities and the theory of errors now constitute a formidable body of great mathematical interest and of great practical importance. देखना पड़ेगा formidable सेंटेंस के मीनिंग से ऐसा लग रहा है फॉर्मिडेबल जो चीज फॉर्म होके आई है, मतलब इन दोनों से फॉर्म होके आई है फॉर्मिडेबल बॉडी। किस किस से? ग्रेट मैथमेटिकल इंटरेस्ट और ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, इन दो एलिमेंट्स से जो बॉडी फॉर्म होगी दैट इज द फॉर्मिडेबल बॉडी ऑफ दीज टू। इन दोनों से बनने वाली, इन दोनों से फॉर्म होने वाली है ना। फॉर्मिडेबल लिख दो या फॉर्म्ड लिख दो, एक ही बात, फॉर्म्ड बॉडी। ओके, सिनोनिम। ठीक है, चले आगे। ओके, तो पहले नोट्स सेक्शन कर लेते हैं आज, और इजी सा एक आध फॉर्मूला लिखना है और फिर सीधे हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हेडिंग डाल ली सबने, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मेन चीज ये उसके थ्योरी में ये चीज आएगी कि इसकी जो टर्म्स होती हैं, इसमें जो कुछ शब्दकोश होता है उसको समझना है और उसको कैसे प्रेजेंटेशन में यूज करना है वो सीखना है। ठीक है, जैसे कि इसमें वर्ड्स निकल के आएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जैसे कि इसमें निकल के आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसे ऐसे शब्दावलियां निकल के आएंगे, ऐसे ऐसे टर्म्स निकल के आएंगे, तो उनका मतलब भी समझना है। एंड देन जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, तो प्रेजेंटेशन पार्ट में उन शब्दों का इस्तेमाल करके हमको प्रेजेंटेशन बनाना है, वो चीज भी हमको सीखनी है। ओके, तो इस पर हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि चैप्टर में वैसे तो कुछ खास डिफिकल्टी लेवल है नहीं। तो देखो, एक बार लिखना मत, स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कुछ अप्रोचेस चलती हैं, कुछ पहले तो ये बताओ प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ 11th सॉरी 9th में आपने सीखा है, तो आपको शायद ही किसी को ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको मतलब नहीं पता हो। 9th में तो होते हैं बच्चे जिनको मतलब नहीं पता होता, लेकिन 10th में मुश्किल से ही ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको प्रोबेबिलिटी का मतलब नहीं पता, क्योंकि 9th में हमने सॉल्व किया है। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। ठीक है, अब संभावना कैसे? हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं या जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे से हम कोई भी एक्टिविटी करें, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे से कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे से हम और कुछ नहीं कहीं रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो उसमें रिस्क होता है, उसमें रिस्क होता है, हर एक एक्टिविटी में रिस्क है। तो उस रिस्क को कंट्रोल करके या उस रिस्क को मेजर करना, उस रिस्क को मेजर करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, उस रिस्क को मेजर करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, कल परसों में एक रेलवे टिकट कर रहा, तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटी आ रही थी। कैसे? जैसे कि हमने अगर ये ट्रेन टिकट बुक करी, तो मान लो उसकी अगर वो रिजर्व मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है और वो वेटिंग में है मान लो टिकट, तो ऊपर दिखाता है कि इसकी 70% चांसेस है क्लियर होने के। ये वाली, हाँ, अगर आप यहाँ से ना पकड़ के ये गाड़ी यहाँ से पकड़े और यहाँ से टिकट बुक करवाएं, तो उसके चांसेस इतने परसेंट है क्लियर होने के। तो वो सब देखकर ही हम बुकिंग करते हैं। ठीक है, तो आप सोचो प्रोबेबिलिटी का रोल कितना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लियर हो ही जाएगी, इवन 99% प्रोबेबिलिटी है तो भी वो फेल हो सकती है, और इवन 1% प्रोबेबिलिटी है तो भी वो पास हो सकती है। जैसे कि वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, तो वर्ल्ड कप फाइनल पे जब मैच स्टार्ट हुआ था, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 80-20 रेशियो आ रहा था प्रोबेबिलिटी मैच विनिंग का। ठीक है, एक ही घंटे बाद 50-50 हो गया था। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 80-20 है तो अब इंडिया मैच जीत गई। प्रोबेबिलिटी कभी भी गारंटी नहीं है, याद रखना, प्रोबेबिलिटी इज नॉट ए गारंटी कि ये काम होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि 80% प्रोबेबिलिटी तो ये काम होगा ही होगा। प्रोबेबिलिटी केवल और केवल उसको नापने का एक जरिया है, उसके रिस्क फैक्टर को नापने का एक जरिया। ठीक है, लेकिन है फिर भी वो संभावना ही। मान लो 99% संभावना है कि बारिश होने वाली है लेकिन नहीं हुई, और मान लो कि 1% भी संभावना नहीं है और हो गई। ठीक है, तो देर इज नो गारंटी टू एनी एक्टिविटी, इट इज जस्ट द पॉसिबिलिटी मेजर ऑफ द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो अब हाँ, ये कहां पढ़ा तूने?
वो टिकट की वो शब्द उसके नीचे लिखा रहता है वैसे स्टार मार्क करके, जैसे कोई भी एक्रोनिम होता है ना, RNW जो भी आप कह रहे हो, तो है ना उस पर ऐसे स्टार मार्क होता है और उस स्टार मार्क के नीचे डेफिनेशन गिवन होती है, तो टिकट के पीछे या कहीं देख लेना, ठीक है? नहीं तो किसी रेलवे एजेंट को पकड़ लेना, बता दे। तुम्हारी तो कॉलोनी में ही ना, हार्दिक के पास चल जाना, हार्दिक बता देगा, ठीक है? ऐसे बहुत सारे एक्रोनिम है जो हम डेली पढ़ते हैं लेकिन मीनिंग नहीं पता, बहुत सारे हो सकता है। अरे शादी के कार्ड पे लिखा रहता है RSVP, उसका मतलब नहीं पता, नाम जानने की कोशिश करते हैं, लिखा रहता है ना RSVP। कोई वेडिंग कार्ड आता है, इनविटेशन कार्ड आता है, तो जो पार्टी आपको इनवाइट कर रही है उसका नाम, उसके नीचे उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, नीचे उसके ऊपर लिखा रहता है RSVP। हाँ, हम तो जीवने पे ध्यान देते हैं, टाइम और प्लेस बताओ कहाँ पहुंचना है और कितने बजे से कितने बजे तक प्रसादी चालू है। राइट, ओके, आइए, चलो आइए, अब आइए, हाँ जी, चलो रीड आउट करते हैं। देखिए इधर है ये स्क्रीन पे, प्रोबेबिलिटी में बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं 9-10 की प्रोबेबिलिटी में, 11 से फिर थोड़ी सी और अप्रोच चेंज है। एक एक टाइप के प्रॉब्लम्स आती है जिसमें हमको किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में से मुझे किसी एक को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। वहां पर जो अप्रोच काम आती है प्रोबेबिलिटी मेजर करने की, उस अप्रोच को कहते हैं थ्योरेटिकल या फिर क्लासिकल। खड़े हो, दोनों खड़े हो, खड़े हो, एक दूसरे की तरफ देखो, देखो, घूम जा, तू भी घूम जा, घूम जा, अब जितनी बातें करनी है कर ले, इधर मत देखना, घूम जा, सफेद झूठ, दोनों बाहर निकलो, दोनों बाहर निकलो, दोनों बाहर निकलिए, खड़े हो जाइए वहां पर। अब स्क्रीन से पलक नहीं झपकनी चाहिए, मैं मुर्गा बना दूंगा, समझ गए? कॉपी उठा लो, खड़े रहो, बेंच हटाओ। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो हिम्मत कैसे हो जाती है एक दूसरे से बात करने की? इधर देखो आप दोनों, हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी में 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर होंगे। एक टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें हमको किसी एक को सेलेक्ट करना होगा फ्रॉम ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लाइक मान लो मेरे पास कुछ बॉक्स के अंदर मान लो कुछ बॉल्स पड़ी हैं, ब्लू बॉल्स, रेड बॉल्स, ब्लैक बॉल्स। अब मुझे एक बॉल सेलेक्ट करनी है, तो क्या संभावना है कि सेलेक्ट की गई बॉल ब्लैक होगी, या क्या संभावना है कि सेलेक्ट की गई बॉल ब्लू होगी, या क्या संभावना है कि सेलेक्ट की गई बॉल ग्रीन होगी। तो ये सिलेक्शन ऑफ वन वाली जो केस हैं वो थ्योरेटिकल अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच पे बेस्ड होते हैं। फिर आ जाओ, दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं ट्रायल्स के। दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? ट्रायल के। अब सुनिए, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में जो भी वहां पे वारदात होती है, जो भी एक्टिविटी वहां पे होती है, उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? जैसा मैंने कहा कि एक बॉक्स के अंदर कुछ बॉल्स हैं, इतनी ब्लैक हैं, इतनी रेड हैं, इतनी ये हैं, उतनी वो हैं। अब उसमें से आपको एक बॉल सेलेक्ट करनी है, तो ये जो एक्टिविटी हुई ना एक बॉल सेलेक्ट करने की, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है? एक। अब इसको आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से कंपेयर मत करना कि सर इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट है, क्या इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे हो क्या आप, या टेलीफोन बना रहे हो, क्या बना रहे हो, वो उस टाइप वाले एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसमें हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो विदाउट एनी प्लानिंग कर रहे हैं, विदाउट एनी प्लानिंग। रैंडम का मतलब होता है अल्टप्पे। रैंडम का मतलब क्या होता है? अल्टप्पे, विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग। जैसे कि मैं जो बॉल निकालूंगा तो वो मैं विदाउट प्लानिंग कोई से भी बॉल निकालूंगा, मैं प्लानिंग नहीं करूंगा कि मेरे को उस कॉर्नर से निकालनी है उस बॉक्स में या उस कॉर्नर से निकालनी है। इसको कहते हैं रैंडम पिकिंग। तो वो जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसलिए उसका नाम क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और वो रैंडम एक्सपेरिमेंट जब एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाए तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ट्रायल। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा सिक्के को 10 बार उछालो। एक एक केस तो ये कंसिडर करो कि सिक्का उछालो और हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसको तो हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहेंगे? अब एक दूसरा केस मैंने ये कहा कि एक काम करो, सिक्के को 10 बार उछालो और चेक करते हैं कि 10 बार उछालने में कितनी बार हेड्स आया, कितनी बार टेल्स आया। तो ये एक बार उछालने को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं ना, तो 10 बार उछालने को हम क्या कहेंगे? ट्रायल्स। क्या कहेंगे? अब सिक्के को हर बार उछालना एक ट्रायल माना जाएगा।
सिक्के को हर बार उछालना एक ट्रायल माना जाएगा। अब क्या डिफरेंस है थ्योरेटिकल अप्रोच और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच? दोनों में डिफरेंस देखो। इंपेरिकल भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं, इधर थ्योरेटिकल भी बोलते हैं और क्लासिकल भी बोलते हैं। क्या डिफरेंस है, पहले इन दोनों को डिफरेंसेस को देखते हैं अपन। देखो इधर, अभी जो हम अप्रोच यूज करेंगे इस साल वो होगी ये वाली थ्योरेटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन आएंगे हमारे। लास्ट ईयर क्लास 9th में जो अप्रोच आई थी वो थी ये एम्पेरिकल, मोटे मोटे तौर पे बात करें तो क्लास 9th में वो अप्रोच थी, अभी ये वाली अप्रोच है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि अभी ये वाली अप्रोच तो उधर से क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन तो उधर से भी आ सकता है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है या मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चन है वो इस अप्रोच पे बेस्ड है इस साल। अब दोनों में डिफरेंस सोचो, डिफरेंस समझते हैं। देखो सपोज करो मैंने एक पॉइंट उछाला, तो एवरीवन नोस कि उसमें 50% चांसेस हैं हेड आने के और 50% चांसेस हैं टेल आने के। यानी कि हाँ, वो सिक्का जो है बायस्ड नहीं होना चाहिए। बायस्ड का मतलब होता है, इस चैप्टर में वर्ड निकल जाएगा बायस्ड या अनबायस्ड। बायस्ड का मतलब होता है किसी एक रिजल्ट को फेवर करने वाला, है ना। अब वो सिक्का है तो बुरा होगा, मान लो इंसान है तो उसके मन में कपट हो सकता है, तो बायस इंसान ऐसा होगा। अब वो तो डिपेंड करता है किसको आप बायस कह रहे हो, सिक्के को कह रहे हो, इंसान को कह रहे हो, बॉक्स को कह रहे हो, बॉल को कह रहे हो, किसको कह रहे हो। बायस मतलब किसी एक रिजल्ट को फेवर करने वाला। अब फॉर एग्जांपल मैंने सिक्का उछाला तो उसमें 10 बार सिक्का उछाला तो कायदे से तो 5 बार हेड एंड 5 बार टेल आना चाहिए, लेकिन 9 बार हेड आया और 1 बार टेल आया, तो ऑब्वियसली उस सिक्के में कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो हेड को ज्यादा फेवर करता है। समझ गए? हो सकता है कि वो सिक्का हेड की साइड से थोड़ा सा टेढ़ा हो या इस तरीके से हो कि वो ऐसे ही आके गिरता है। समझ गए ना? क्लियर है? तो इसको बोलते हैं बायस्ड होना या अनबायस्ड होना। तो अगर सिक्का अनबायस्ड है यानी कि 50-50 चांसेस है, वो दोनों को बराबर फेवर करता है, तो थ्योरेटिकल अप्रोच ये कहेगी कि सिक्के को उछालेंगे तो हेड आने के हाफ चांसेस हैं और टेल आने के भी हाफ चांसेस है, जिसको अपन मैथमेटिकली कहते हैं 1/2 1/2 1/2 1/2। ये अप्रोच क्या कहती है? ये मोर प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो तो है थ्योरेटिकल अप्रोच। ये क्या है? मोर प्रैक्टिकल। ये पुराने फैक्ट्स पे आधारित है, ये रिजल्ट्स पे आधारित है, पुराने पुराने परफॉर्मेंस पे आधारित है। समझ आया? ये तो फैक्ट्स पे आधारित है, ये पुरानी परफॉर्मेंस या रीसेंट परफॉर्मेंस पे आधारित है। ठीक है, अभी इस एग्जांपल से स्लाइड करके मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल सपोज करो एक किसी बैट्समैन का सिलेक्शन करना है टीम में, ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि उसके फैक्ट्स देख लो कि साथ अफ्रीका का टूर है, अफ्रीका के टूर में किस बैट्समैन है जिससे इतनी एवरेज से रन बनाए, तो इसको पिक करना चाहिए, इसके पुराने आंकड़े कहते हैं। ये तो होगा थ्योरेटिकल अप्रोच। ओके, अब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी? खड़े हो जाओ दोनों, खड़े जाओ, खड़े जाओ दोनों, बाहर निकलो, चलो इधर इधर इधर, अब इधर ध्यान होना चाहिए। हाँ, अब मोर प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी? थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होगी? उठाओ उसके पुराने आंकड़े, उठाओ उसके पुराने आंकड़े। अफ्रीका में इस बैट्समैन ने तो 5000 रन मारे, इसको उठाओ, ये तो होगी थ्योरेटिकल अप्रोच। मोर प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी? नहीं नहीं, ऐसे मत करो, आप सारे बैट्समैन के पुराने 10-10 इनिंग्स में उसका उनका स्कोर देखो, रीसेंट परफॉर्मेंस क्या वो देखो। होंगे उसके बहुत सारे रन, लेकिन अभी वो फॉर्म में नहीं है, पिछले 10 इनिंग्स में तो वो 0, 10, 5 ऐसे आउट हो गया, 10 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाया, तो फिर उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये होती है एम्पिरिकल अप्रोच, ये रीसेंट परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, वो आंकड़ों पे बेस्ड है। अब उससे हटके वापस उस पॉइंट वाले एग्जांपल से चलते हैं। तो थ्योरेटिकल अप्रोच क्या कहेगी कि एक सिक्के के दो पहलू है, तो 50% चांसेस हेड आने के हैं, 50% चांसेस टेल आने के हैं। 1/2 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टेल 1/2। एम्पिरिकल अप्रोच क्या कहेगी? एक्सपेरिमेंटल। ये क्या है? इसमें ट्रायल्स करने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, मुझे जिस सिक्के की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिस सिक्के को में से हेड या टेल आने की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको मैं फाइनल जो ट्रायल करूंगा उससे पहले मैं इसके 100 ट्रायल्स या 50 ट्रायल्स, जैसा भी मुझे लगता है 10 ट्रायल्स में करके पहले देख लूंगा कि किस कौन ज्यादा आता है। जैसे मैंने मान लो 100 ट्रायल्स करके देखे, ठीक है, 100 ट्रायल्स करके देखे और उसमें से 70 या 75 ट्रायल्स में तो हेड आ गया और 25 ट्रायल्स में टेल आ गया। अब अगर उस सिक्के के बारे में कोई मुझसे पूछेगा कि इसमें हेड आने की संभावना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 1/2 1/2 नहीं बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा 75 आउट ऑफ 100 और टेल आने की 25 आउट ऑफ 100।
तो ये अप्रोच क्या कहती है, आपने जितने ट्रायल्स किए उस ट्रायल्स में से ऐसे कितने ट्रायल्स थे जिसमें आपका फेवरेबल आउटकम आया, उसको न्यूमरेटर में रखो और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को डिनोमिनेटर, ये वाली अप्रोच है। समझ आया क्या? बोलो। एक और चलो एग्जांपल ले लेते हैं आगे। मान लो कि एक बॉक्स के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 15। अब मैं आपसे थ्योरेटिकल अप्रोच से पूछूं कि एक बॉल अगर हम उठाएंगे तो रेड बॉल आने की क्या चांसेस? 1/3, क्योंकि 5 तो वो है और टोटल 15 है, तो 5/15 को काटेंगे तो 1/3, 1/3 क्योंकि 3 ही तरीके की बॉल्स हैं। सिमिलरली ब्लू बॉल आने के भी 1/3, सिमिलरली ग्रीन बॉल आने के भी 1/3। अब इंपेरिकल अप्रोच क्या कहेगी? इंपेरिकल अप्रोच कहेगी आप एक एक करके 10 बॉल्स उठाओ, एक एक करके आप क्या उठाओ, और 10 बॉल्स जब मैंने उठाई तो मैंने यह पाया कि 5 बार रेड आई 15 में से, मतलब बॉल उठाई, चेक करी, नोट करी, वापस डाल दी, वापस 15 हो गए, तो एक ट्रायल कंप्लीट हो गया, उसका रिजल्ट नोट कर दिया भाई रेड आई है, एक ट्रायल कंप्लीट हो गया। फिर उठाई दूसरा ट्रायल, वही रैंडम तौर पे उठाई विदाउट प्लानिंग, फिर उसका जो रिजल्ट आया नोट कर लिया, वापस डाल दिया। ऐसे करते करते मैंने 10 ट्रायल्स किए, 10 बॉल उठाने वाले नहीं, 10 एक साथ उठा ली, 10 ट्रायल किए, यानी कि वो जो एक्सपेरिमेंट हमको एक बार करना है उसको 10 बार करके देखना। तो उसके जो रिजल्ट आए, 5 बार तो रेड आई थी, 3 बार ग्रीन आई थी और 2 बार ब्लू आई थी। अब इसके आधार पर रेड आने के चांसेस 5/10 माने जाएंगे, ना कि 5/15। समझ आया? 5/10, क्योंकि 10 एक्सपेरिमेंट में से 5 बार क्या आ रही है, रेड आ रही है ना, 1/2 हो जाएगा, और ब्लू आने के चांसेस हो जाएंगे 2/10 और ग्रीन आने के चांसेस हो जाएंगे 3/10। इसमें डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट रखे जाते हैं और न्यूमरेटर में उस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट में से मेरे कितने बार मेरा फेवरेबल आउटकम आया वो रखा जाता है। इसमें तो एक्सपेरिमेंट एक बार ही होता है, तो इसमें क्या रखा जाता है, फैक्ट्स, बॉल्स कितनी है टोटल और मेरी फेवरेबल कितनी है टोटल। समझ आया क्या? दोनों में डिफरेंस अभी क्लियर है क्या? समझ आया? दोनों तीनों एग्जांपल्स पे से क्लियर है? तो लास्ट ईयर हमने ये ट्रायल्स वाले क्वेश्चन किए थे, अगर आपको याद हो तो क्लास 9 के बुक उठा के देखना, लास्ट ईयर हमने किए थे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन फ्यूचर, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स उसमें डिनोमिनेटर। अभी अपन करेंगे इस साल थ्योरेटिकल अप्रोच। ओके, ये चार्ट बना दो, 2 तरीके के अप्रोचेस लिखे। यहां तक लिखते हैं एक बार, है ना, फिर आगे समझाते। मतलब ये चार्ट बना दो, 2 तरीके के अप्रोचेस के बारे में इंट्रोड्यूस कर दो। तो बेटा लास्ट चैप्टर है हमारे इस सेशन का, इसको पूरे अच्छे से एंजॉय करके समझ समझ के सीख सीख के, क्योंकि ये समय फिर याद रहेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे अगले साल ना मिले, यहाँ पे कंटिन्यू ना करें, मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे ही होते हैं जो कंटिन्यू नहीं करते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो कुछ थोड़ा समय है आपका और हमारा साथ में, अब तो उसको अच्छे से बिहेव करें, हम एक दूसरे के साथ अच्छे से एंजॉय करें। क्यों खड़े खड़े एंजॉय नहीं होता है? मैं भी तो खड़ा हूँ। क्या कह रहा है? ओके, हो गया ये नोट डाउन? ये इतना भी नोट डाउन नहीं हुआ अभी तक? नहीं बैठोगे? इतना हो गया नोट डाउन? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी में हम जो एक्टिविटी करते हैं उसको तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल ही देते हैं, बोल दिया। जैसे सिक्का उछालना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, सिक्का उछालना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। बॉक्स में से बॉल पिक आउट करना वो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। जो कार्ड्स होती हैं 52 कार्ड्स, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ आउट करना वो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। उसके अंदर मुझे क्या आउटकम चाहिए उसको बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? जैसे कि मैंने कहा बॉल में जब पिक कर रहा हूं तो रेड बॉल आनी चाहिए,
तो रेड बॉल आना एक इवेंट है, ब्लू बॉल आनी चाहिए, ब्लू बॉल आना भी एक इवेंट है, ग्रीन बॉल आनी चाहिए, ग्रीन बॉल आना भी एक इवेंट है। सिक्का उछालता हूं तो हेड आना वो भी एक इवेंट है, टेल आना वो भी एक इवेंट। एक्टिविटी तो एक्सपेरिमेंट है, उसमें से जो जो चीजें आप सिलेक्शन कर रहे हो भाई ये काम होना चाहिए, उसका रिजल्ट ही आना चाहिए। पर्टिकुलर रिजल्ट की जो बात की जाती है उसको इवेंट बोलते हैं। पर्टिकुलर रिजल्ट की जो बात की जाएगी उसको क्या बोलेंगे, रिजल्ट कहते हैं या आउटकम कहते हैं। पर्टिकुलर आउटकम की जो बात की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, इवेंट। और उसको हम जनरली उस इवेंट को हम लेटर कैपिटल ई से डिनोट कराएंगे। किससे? अब एक ही क्वेश्चन में अगर दो इवेंट्स की बात हो रही है तो पहले को ई, दूसरे को एफ, फिर जी, इस तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कहने को तो हम एबीसी भी कह सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका क्या है, ई फॉर इवेंट, ई फॉर इवेंट। और अगला आ जाए तो एफ, उससे अगला जाए तो जी। मान लो सिमिलर लुकिंग इवेंट्स हैं तो फिर हम डैश भी लगा देते हैं, कई बार ई एंड ई डैश ऐसे भी लगा देते हैं। क्लियर है? अब इन दोनों अप्रोचेस में से पहली अप्रोच हम शुरू कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ वन, जो कि इस साल हमारी मेन आने वाली है। उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, मेन बात हम इसकी ही करेंगे। सारे क्वेश्चन या 90 to 95% क्वेश्चन हमारे इस अप्रोच पे ही बेस्ड रहेंगे। ओके, तो इसमें जो फॉर्मूला काम करेगा सिलेक्शन ऑफ वन वाले अप्रोच में, उस फॉर्मूले को देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ, अब यहां पे ब्लैंक इसलिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा, तो आप भी ब्लैंक रखो, लिखो ये फॉर्मूला लिखो। ठीक है, अब ये ब्लैंक क्यों रखा है, जैसे मैं सपोज करो बॉल्स निकाल रहा हूं तो नंबर ऑफ बॉल्स रहेंगी, मैं कार्ड्स निकाल रहा हूं तो नंबर ऑफ कार्ड्स रहेंगे, मैं कई बार नंबर ऑफ सिंपली आउटकम्स भी कह दूंगा। तो ये ब्लैंक अलग 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 तरीके से ये फुलफिल होता जाएगा। और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ जितने भी वहां पे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बॉल्स हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, कार्ड्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, ठीक है, आउटकम्स है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, जैसे सिक्का उछाला तो 2 आउटकम्स होंगे, ठीक है, बॉक्स में 15 बॉल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिख दूंगा। तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलता रहेगा, बदल दोगे ना भैया, ब्लैंक कोई तो भरना है क्वेश्चन देखकर, समझ गए? क्लियर, कोई डाउट नहीं है? तो ये फॉर्मूला है इस साल हमारा मेन फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूले को लगाते जाएंगे और आंसर आता जाएगा इजीली। हो गया ये काम? ठीक है, अब नेक्स्ट जो ट्रायल्स, उसको क्या, ट्रायल्स का मीनिंग वैसे मैं बता चुका हूँ, उसकी एक ऑथेंटिक डेफिनेशन लिखो। ट्रायल ये लिख दिया यहाँ तक, उसको स्टार मार्क कर देना, ये हमारा मेन फॉर्मूला है इस साल। अब अगेन देखो, जितना पढ़ाना था ना इस साल के लिए उतना तो इंट्रोड्यूस हो चुका है, हम चाहें तो अभी से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिर भी हम जो इसके डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं, जैसे ट्रायल बता दिया मैंने, इसकी डेफिनेशन देख लें, तो जो भी हम टर्म्स इसके अंदर यूज होंगी उनको एक बार हम रीड आउट कर लें हमारे जनरल नॉलेज के लिए। बोलो, वहां जाके बैठेगा, बैठ मत जाना वहां पे जा। ओके, चलो आप ट्रायल, तू जाता है कि फिर उसको उठाने जब भी बैठ जाता है, कह रहा है ना बैठ जाएगा तो उठा नहीं जाएगा। ओके, ट्रायल पढ़ते हैं। व्हेन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मोर देन वन, जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक से ज्यादा बार रिपीट कर दें तो वो एक ट्रायल का रूप धारण कर लेती है, उसका नाम एक्सपेरिमेंट से ट्रायल रख दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है, लिखा यहां तक? और उस केस में हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंपेरिकल अप्रोच से करेंगे या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जिसको हम कहते हैं। लिखो, ये है, चलता हो तो देख। ये तो एक तरीके से बस के ड्राइवर से सीट मांगना हो गया। बस के ड्राइवर से सीट मांगेगा, सर एक सीट मिलेगी तो वो अपनी सीट दे देगा, एक ही है मेरे पास तो चला ले बस कोई। सीट सीट मांगनी तो सवारी से मांग। हो गया बस, राजस्थान रोडवेज में नौकरी करनी है तुम सबको, जितना डिस्कशन कर रहे हो। When a random experiment is repeated more than once,
not once, it is once. It becomes a trial. अब ये तो हो गई डेफिनेशन, यहां तक ट्रायल की डेफिनेशन हो गई। अब ट्रायल वाले केस मतलब इस तरीके के रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जब बार बार उसको रिपीट किया जा रहा हो, तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें सर? क्या हर बार की अलग अलग होगी? नहीं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। एंड द प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ट्रायल्स। पिछले जितने भी ट्रायल्स हमने किए उसमें क्या रिजल्ट निकला उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जाती है। देखो आपने नोटिस किया होगा, पर आप तो अभी भी बच्चों से बड़े हुए हो तो आपने तो कम ही किया होगा, लेकिन फिर भी किया हो तो मतलब पुराने कोई सा भी क्रिकेट मैच उठा के देखना पुराना, उसमें इतनी ज्यादा डिटेल नहीं देते थे। बस टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने बने, टोटल सेंचुरीज कितनी बनी, टोटल 50s कितनी बनी, और बस उसके हिसाब से प्लेयर्स पिक कर दिए जाते थे। वो थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन आज आप देखोगे ना, कोई भी क्रिकेट मैच उठाओ, वो पिछले 5 इनिंग्स के भी स्कोर बताता है, पिछले 10 इनिंग्स का भी स्कोर बताता है, ऐसे भी बताता है कि 1000 से ज्यादा रन हो तो फिर उसमें एवरेज किसका जाता है, 500 से ज्यादा रन हो तो मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ फिगर्स बताए जाते हैं। दैट मीन्स दे आर फोकसिंग मोर ऑन द प्रैक्टिकल यानी कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। रन्स भले आपके तेंदुलकर के सबसे ज्यादा है तो उसको थोड़ा ना वर्ल्ड कप खिलाओगे। पिछले 10 इनिंग्स में तो जिसने फॉर्म में बैटिंग करी है या अच्छे रन बनाए वही पिक होगा। तो इसको कहते हैं मोर प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ओके ना, चलो। सो दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नॉन एज, इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी जिसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए पुराने ट्रायल्स का सहारा लिया जाए, इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल या ब्रैकेट में इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नॉन एज एक्सपेरिमेंटल या ब्रैकेट में लिख दो इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। हो गया? दीवार पे मत लिख देना कुछ। क्या अब हाथ भी दुखने लग गया क्या पैर के साथ? पेन खराब हो गया तो दीवार पे लिख रहा है तू? आप में से ड्राइंग पेंटिंग नहीं है क्या किसी की अच्छी? किसकी है? यहाँ पे किसी की नहीं है? सबकी घटिया है? अच्छा, ड्राइंग और पेंटिंग में किसी को इंटरेस्ट है क्या? ऐसे सवाल दूसरा है? और किसको है कृतिका के अलावा? दूसरी कृतिका को भी है? क्या बनाए थे? स्केचेस बनाए थे? तो वो तो स्केचेस तो ड्राइंग हो गई। पेंटिंग, व्हाट अबाउट पेंटिंग? पेंटिंग कोई नहीं करता? मुझे पेंट करवाना था ना। चलो देखो फॉर्मूला लिखो। घर तो नहीं, कोचिंग तो करवा ही सकते हैं। अगर आप में से किसी में हुनर है, हाँ, तो आपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड इसमें नहीं देखे क्या? बच्चे अपने टैलेंट से पूरी क्लास को डेकोरेट कर देते हैं। हमने भी किया है, तो कहाँ गया वो टैलेंट? ओके देखो, अब की बात प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखेंगे नीचे। आपने कितने ट्रायल्स लगाए उस पर? 10 ट्रायल लगाए, 100 ट्रायल लगाए, कितनी बार आपने सिक्का उछाल के देखा, और उसमें से कितनी बार आपका इवेंट हुआ। आपका इवेंट ई नाम का इवेंट अकर हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि हेड का आना इवेंट ई है, हेड का आना इवेंट ई है। अब मैंने 10 बार सिक्का उछाला और 7 बार हेड आ गया, 7 बार हेड आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो हो जाएंगे 10। और मेरा इवेंट ई कितनी बार अकर हुआ, यानी कि मेरा हेड कितनी बार आया, 7 बार, तो क्या हो जाएगा 7/10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। समझ आया? वेरी इजी। कितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें से मेरा इवेंट कितनी बार अकर। तो इंपेरिकल अप्रोच से ये फॉर्मूला है जो लास्ट ईयर आपकी बुक में, क्लास 9 की बुक में भी मिल जाएगा आपको ये फॉर्मूला। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ई अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। डन? डन? चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या देख पा रहे हो आप? रेंज। रेंज का मतलब होता है दायरा। रेंज का मतलब क्या होता है? दायरा। हम कोई किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें
वो कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, वो कहां से कहां तक वेरी कर सकती है। क्या मैंने किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकाली तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी 37 आ सकती है? सोचो, मैंने कोई इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 37 आ सकती है कि सर इसकी प्रोबेबिलिटी 37 है? आ सकती है। 3.7 आ सकती है? अच्छा जी, -3.7 आ सकती है। अच्छा 37 कैसे आएगी, कैसे? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। ओके, तो रेंज क्या है? और गिरी से गिरी कंडीशन में जीरो प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट को कहते हैं सर्टेन इवेंट। क्या बोलते हैं? सर्टेन मतलब निश्चित है, होगा ही होगा, और इम्पॉसिबल जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा वैरी करती है 0 से लेकर 1 के बीच में, ना 0 से छोटी ना 1 से बड़ी। तो कोई भी पूछे रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है तो आप क्या लिखेंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। The probability of any event E ranges from 0 to 1। कहां से कहां तक रेंज करती है? 0 से लेके 1 तक रेंज करती है। क्लियर? ठीक है, मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन, इस साइन का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको कैसे रीड आउट करते हैं हम? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब प्रोबेबिलिटी जो हम निकालेंगे वो 0 के बराबर हो सकती है, इक्वल टू 0 हो सकती है, या ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। ठीक है, और 1 के बराबर भी हो सकती है, डंडे का मतलब है बराबर होना। 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। ठीक है, 0 या 0 से बड़ी होगी, 1 या 1 से छोटी होगी। ठीक है, या तो एग्जैक्टली 1 होगी या 1 से छोटी होगी, या एग्जैक्टली 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ये है इसकी रेंज, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की रेंज। वेरी इजी। ठीक है, आइए, तो कल को आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, निकालते निकालते बाय द वे गलती से आपकी प्रोबेबिलिटी 2 आ गई, तो फिर आप वहीं रुक जाएं और एक बार और उसको रिवाइज करें कि क्या हमने गलती कर दी। 1 2 कैसे आ गई प्रोबेबिलिटी? 1 से बड़ी तो आ ही नहीं सकती। इवेंट ई नॉट के बारे में लिखेंगे, हेडिंग डालो इवेंट ई नॉट। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लो बेटा, बाकी कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज तो हम कल से स्टार्ट करेंगे ना, काफी इजी है। पहले वाला आप घर जाके देखें। छोटा सा कैसे दिखाऊंगा? जो जितना हुआ उतना ही दिखाऊंगा। ले देख, छोटी सी झलक दिखा दो। इवेंट ई नॉट। अब ई नॉट इवेंट का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस बात है, देखो नाम से पता चल रहा है, एक तो है इवेंट ई, एक है इवेंट ई नॉट। जो आपको फेवरेबल चाहिए वो हो रहा हो तो इवेंट ई है, और जस्ट उसका उल्टा हो रहा हो तो वो इवेंट ई नॉट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की हेड आने वाले इवेंट को इवेंट ई का नाम दे दिया, अपन ने डिफाइन कर दिया कि इवेंट ई क्या है, हेड आना। तो ई नॉट क्या होगा? हेड नहीं आना। अब हेड नहीं आना मतलब टेल आना, हेड नहीं आना तो दो ही तो आउटकम्स है, मतलब टेल आना। जैसे डाइस, डाइस समझते हो ना? डाइस हम उछालते हैं, कोई सा भी गेम खेलते हैं या किसी भी कारण से हम डाइस उछाल रहे हैं, डाई या डाइस जो भी हम कहते हैं उसको, तो उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 3 नंबर्स तो इवन है, 2 4 6, और 3 नंबर्स ऑड है। तो अगर मैंने कहा कि इवन नंबर आने को हम इवेंट ई कहेंगे, तो इवेंट ई नॉट किसको कहेंगे? सोचो, ऑड नंबर आने को, यानी इवन नहीं आने को। इवन नहीं आएगा तो ऑड ही आएगा। क्लियर है? तो ई नॉट इवेंट वही डिफाइन होगा, इवेंट ई नॉट वही डिफाइन होगा जब पूरे एक्सपेरिमेंट को 2 आउटकम्स में डिवाइड कर रहे हैं। समझ आया? पूरे एक्सपेरिमेंट को 2 ही आउटकम्स में डिवाइड करें, एग्जैक्टली 2 आउटकम्स में डिवाइड करें। तो अगर किसी एक को ई रख दें तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ई नॉट हो जाएगा, इसको ई रख दें तो ये ई नॉट हो जाएगा। अब देखिए, हम कॉइन को उछालते हैं तो कॉइन उछालते टाइम तो वैसे भी 2 ही आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। लेकिन डाइस उछाल
हैंड अप, हैंड अप, दोनों दोनों हैंड अप करो, चलो नहीं यार, हाँ कोई नहीं लिखेगा, तो हैंड अप ही रहो, नहीं कोई जरूरत नहीं लिखने। हाँ तो जब अपन कॉइन उछालते हैं तो उसमें तो 2 ही आउटकम्स होते हैं आइडिया है, लेकिन जब हम डाई या डाइस उछालते हैं तो वैसे तो 6 आउटकम्स होते हैं, लेकिन 6 आउटकम्स को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया, इवन और किसी तरीके से भी कर सकता हूँ, जैसे कि 1 और 2 से लेकर 6, 1 को एक कैटेगरी में डाल दिया और 2 से लेकर 6, 2 3 4 5 6 एक कैटेगरी में डाल दिया, तो किसी भी बेसिस पे मैं उनको 2 आउटकम्स में डिवाइड कर दूं तभी इवेंट ई नॉट वहां पे 3 में आ सकता है। किसी भी एक को ई मानो तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। जैसे बारिश आने को मैंने कह दिया इवेंट ई, तो बारिश नहीं आने को क्या करेंगे, ई नॉट, और बारिश नहीं आने को कह दिया ई, तो बारिश आने को क्या कहूंगा, यानी कि जो मैं चाहता हूं उसका उल्टा आउटकम मिले उसको कहते हैं इवेंट ई नॉट। क्या डेफिनेशन है, द नेगेटिव ऑफ द इवेंट ई इज द इवेंट ई नॉट। किसी भी इवेंट ई का नेगेटिव होना यानी उल्टा होना ही इवेंट ई नॉट है, और उसको कैसे डिनोट करते हैं, ई डैश, हाँ ई बार से भी करते हैं, लिख दो वो भी, और ई बार, और ई बार, ई डैश और ई बार, ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। एनी डाउट, हाँ बोलो। हाँ देखो अगर वो इवेंट ई नोट आपसे पूछ रहा है तो कैटेगराइज तो उसी ने करके दिया होगा, हमको करना ही नहीं, समझ में आई बात। वो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही देगा जो 2 में कैटेगराइज हो सकते हैं, जैसे कि डाइस उछाला तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो उसने खुद ने हिंट दे दिया कि इवन और 2 इवेंट मान लो आप, ठीक है ना। जो 2 आउटकम्स में कैटेगराइज हो सकते हैं उसी केस में ई और ई नॉट निकल सकता है। मान लो आउटकम 3 है तो फिर ई और ई नॉट नहीं निकल सकता, फिर तो 3 इवेंट्स होंगे ई एफ जी। 2 आउटकम्स हैं तो ई और ई नॉट, और 2 से ज्यादा आउटकम्स हैं, 3 है तो ई एफ जी, 4 है तो ई एफ जी एच, समझ गए। अब मान लो 4 में से भी ऐसे कर दिया कि 2 इवेंट्स का एक आउटकम बना दिया, 2 इवेंट्स का एक आउटकम बना दिया, तो फिर वापस ई और ई नॉट हो सकता है, समझ गए क्या। जिस एक्सपेरिमेंट के आउटकम को 2 एग्जैक्टली 2 आउटकम्स में तोड़ा जा सकता है वहीं ई और ई नॉट होगा। और ताज्जुब की बात यह है कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1। तो नोट डाल के लिखो नीचे, the sum of the probabilities, the sum of the probabilities, the last part of the event E and the event E naught is always equal to 1, always equal to 1। अभी भी चैन नहीं क्या, इसको देख के तेरे को हंसी आ रही तो तू उसको मत देख, उसको देखना भी तुझे जरूरी है। हाँ जी, जो काम करने से हमारा नुकसान हो वो काम ही क्यों करना। आप देख रहे हो उसको, आप इधर ध्यान दो, हाँ तो आप इधर देखो ना, फिर वो पीछे से घूम रहे तभी तो आपको आगे खड़ा किया ताकि आप जैसे मासूम बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो। The sum of the probabilities of the event E and the event E naught is always equal to 1। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ऐसे मत लिखिए ना, E प्लस E डैश बराबर 1, कबाड़ हो जाएगा ये। E क्या है, E तो इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। इवेंट का सम कैसे करते हैं, इवेंट कोई मैथमेटिकल वैल्यू थोड़ी ना कि सम कर दिया, हमेशा सम किसका करते हैं, मैथमेटिकल वैल्यूज का करते हैं। तो E प्लस E डैश मत लिखते ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इक्वल टू 1, ओके। एंड याद रहे ये डैश अंदर रहेगा, बार मत लगाना, उसका भी कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग इसी चीज का है जब ये डैश अंदर हो, इक्वल टू 1। तो कल को अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन हो तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकाल सकते हो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 में से माइनस कर देना। जैसे मैंने कहा कि बारिश आने की संभावना 0.2 है तो नहीं आने की संभावना 0.8, 1 में से माइनस कर दो 0.2 को, ठीक है। मैंने कहा कि एक स्पेशल टाइप का डाइस है उसको उछालते हैं तो ऑड नंबर आने की संभावना उसमें रहती है 0.3, तो बताओ इवन नंबर आने की संभावना 1 में से माइनस कर दो 0.7, क्योंकि वो ई नॉट माना जाएगा,
ठीक है, क्लियर। तो थ्योरी बेस्ड तो काम हो चुका है। अब कल से जो मेन काम है उसमें अगेन मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत ही नहीं आएगी, कहीं इतना सा काम करना होगा, 1 में से 0.2 घटाना, कोई भी कर दे। जो मेन दिक्कत आएगी वो आएगी प्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो भले हम, ऐसा नहीं है कि एक एक्सरसाइज है तो एक ही दिन में खत्म करनी है, हम आराम से करेंगे, प्रेजेंटेशन पे फोकस करके। ओके, ठीक है, हाँ ले ले तू ले ले। Okay, thank you so much for listening to us.